हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज सीए खुशबू बंसल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मनी चैप्टर क्लास 12 इकोनॉमिक्स। मनी चैप्टर मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे समरी में डिजाइन किया है और ये चैप्टर उन सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है जो टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और आपको सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स मुझे देने हैं और 20 मिनट्स में मनी चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो में ओनली 20 मिनट्स तो यार हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो 20 मिनट्स आपको देना है और 20 मिनट्स में आपका चैप्टर होगा आपकी मुट्ठी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी आने से पहले हमारे पास क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। एकदम अच्छे से पढ़िएगा उसको। थ्योरी को एज ए थ्योरी पढ़ोगे तो बोर लगेगा, लेकिन उसको एज ए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो वो अच्छा लगेगा आपको। तो मनी, पहले मनी आया ही नहीं था, मनी नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। तो मनी से पहले हम चीजें कैसे खरीदते थे, तो हमारे पास क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते हो। एप्पल के बदले पेन ले रहे हो, मोबाइल के बदले आप कंप्यूटर ले रहे हो, और घर के बदले हॉर्स ले रहे हो, वीट के बदले में क्लोथिंग ले रहे हो। तो कमोडिटी के बदले कमोडिटी आप एक्सचेंज कर रहे हो। उस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बट यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा होगा कि बार्टर सिस्टम इतना इजी नहीं था जैसे मनी सिस्टम है। तो ये एक बार्टर सिस्टम का एक सिस्टम है जहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। इसको इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, सीसी इकोनॉमी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, हाउस और फॉर द हॉर्सेस। नेक्स्ट आपको समझ में आया होगा कि हमारे साथ सामने बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी तभी जाके मनी सिस्टम आया होगा। क्या प्रॉब्लम आ सकती है बार्टर सिस्टम में? भाई मेरे पास में एप्पल है, तुम्हारे पास में पेन है। अब मेरे को पेन चाहिए लेकिन तुम्हें एप्पल नहीं चाहिए, हो सकता है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, तुम्हें एप्पल नहीं चाहिए। तो जब तक तुम्हारे पास एप्पल की नीड जनरेट नहीं होगी तब तक तुम मुझे पेन नहीं दोगे ना पेन। तो ये क्या हो गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। भाई तुम्हें एप्पल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, ये दोनों की नीड एक टाइम पे जनरेट होना ये बहुत ही कोइंसिडेंस की बात होती है। और ये कोइंसिडेंस जनरेट होना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे। जब तक किसी को एप्पल की नीड होती थी तब तक वो एप्पल मेरा सड़ चुका होता था। ठीक है। तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। सेकंड इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैं सामने वाले को बोल दूंगी कि आप मुझे एक बार के लिए पेन दे दो, मेरे पास जो भी होगा आपको जो चाहिए मैं आपको बाद में दे दूंगी। सपोज जिसके पास तुम्हारे पास पेन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेन के बदले में क्या चाहिए, आपको पेन के बदले में मोबाइल चाहिए आपको पेन के बदले में, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, जब मोबाइल आएगा तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगी, अभी के लिए आप मुझे पेन दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल होगा बार्टर सिस्टम में? नहीं होगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। आपके पास जो चीज है, मेरे पास जो चीज है, दोनों सेम टाइम पे एक्सचेंज होंगी तभी आपकी नीड पूरी होगी। थर्ड आप में क्या, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे आज मनी में क्या है, हर चीज रुपीस में आप मेजर करते हो, बट वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर के बदले घर मिल रहा है, घर के बदले घोड़े मिल रहे हैं, कपड़ों के बदले वीट मिल रहा है, वीट के बदले में कुछ और मिल रहा है। तो कोई चीज का कॉमन मेजर ही नहीं था कि कोई चीज किस चीज में मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्या आता था, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल को आप स्टोर कर रहे हो, वीट को आप स्टोर कर रहे हो, भाई आपको जो चीज चाहिए वो चीज की नीड आपको अभी तक जनरेट नहीं हुई है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल को स्टोर कर सकते हो काफी दिन तक? नहीं कर सकते। किया तो क्या हो गया, वेस्ट हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो आप स्टोर नहीं कर सकते हो यहाँ पे चीजों को। तो आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, लास्ट डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी क्या है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन क्या एप्पल के 4 टुकड़े कर सकते हो कि ठीक है एप्पल का एक टुकड़ा इतने के पेन के बदले, एप्पल का एक टुकड़ा पेंसिल के बदले? क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी किसमें थी, बार्टर सिस्टम में। जैसा मैं पढ़ा रही हूँ मेरे साथ याद करते जाना, 20 मिनट्स में आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो बार्टर सिस्टम में क्या डिफिकल्टी आती थी, मुझे पेन चाहिए, उसको एप्पल चाहिए, जरूरी नहीं था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो ऐसा जरूरी नहीं था। डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी वहां पे नहीं हुआ करती थी। कॉमन कोई मेजरमेंट नहीं था। आप अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे और डिवाइड भी नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी आती थी बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स ने किसको जन्म दिया, उसने जन्म दिया मनी को। भाई अब कुछ ऐसा आना चाहिए कि अब हम परेशान हो चुके हैं इन सब प्रॉब्लम से, अब हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए कि इजीली सब चीजें स्मूथली चल सके। तो फिर क्या आया, फिर आया आपका मनी। मनी क्या बोलता है, मनी बोलता है कि मैं क्या हूँ, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हूँ। आपको क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, लाओ मुझे 200 रुपए दो, मैं आपको एप्पल दूंगा। ठीक है। आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लाओ मुझे 30,000 रुपए दो, मैं आपको एप्पल कंप्यूटर दूंगा। आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, लाओ 20 रुपीज, मैं आपको पेन दूंगा। तो ये क्या बन गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। आपको कोई भी चीज चाहिए, आप पैसे दो, उसके बदले में आपको वो चीज मिल जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इसने सोल्व की वो कौन सी सोल्व की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें कोई जरूरत नहीं है सामने वाले की वांट सामने वाले को भी कोई चीज हमसे चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दो, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया क्या, मनी। दूसरा, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। एप्पल को स्टोर किया, सड़ गया, जीरो वैल्यू। एप्पल को स्टोर किया, सड़ा ना, सड़ के उसकी क्या वैल्यू हो गई, जीरो वैल्यू हो गई। बट यहाँ पे क्या है, 500 रुपए स्टोर करोगे तो क्या उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आगे नहीं होगी। आप उससे अपनी फ्यूचर की नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हो। थर्ड वन इसमें क्या आया, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पहले क्या हो रहा था, एक कॉमन यूनिट ही नहीं था मेजरमेंट के लिए।
कोई एप्पल के बदले कुछ दे रहा है, कोई पेन के बदले कुछ दे रहा है, कोई घर के बदले कुछ दे रहा है, कोई कंप्यूटर के बदले कुछ दे रहा है, तो कोई कॉमन मेजरमेंट ही नहीं था। बट हमारे पास अभी क्या आ गया है, कॉमन मेजरमेंट आ रहा है कि आपको कोई भी सामान चाहिए, पैसा दो, 200 रुपए दो, एप्पल मिल जाएंगे, ठीक है, 30 रुपए दो, 1 kg अनियंस मिल जाएंगे आपको, 20 रुपए दो, पेन मिल जाएगा। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या आ गई, एक यूनिट आ गई है जिसमें हम सारी हमारी कमोडिटीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एकदम अच्छा चीज क्या आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई आपके पास कोई चीज आप खरीदना चाहते हो, जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सामान के लिए पैसे अवेलेबल हो। हम बोलते हैं ना जाके कि भैया आज नहीं, हम लोग 3-4 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे। क्या बार्टर सिस्टम में हम ऐसा बोल सकते थे कि आज नहीं, हम 4 दिन 5 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे? नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता था। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके पास अभी पैसे नहीं है और आप शॉपकीपर से आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो आप उसको बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन ऑफ मनी में आप 4 चीजें लिखोगे, क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसे लाओ, सामान ले जाओ, पैसे एक्स्ट्रा हो गए स्टोर कर लो, फ्यूचर में यूज कर लो। सब चीजों के लिए क्या आ गया, कॉमन मेजरमेंट यूनिट आ गया। अच्छा अभी पैसे नहीं है, बाद में देना, सामान ले जाओ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, ये आ गई आपकी डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर। अब आपका क्या देखना है आपको कि डेफिनेशन ऑफ मनी में ये सब चीजें आई हैं आपकी, तो फंक्शन ऑफ मनी, अब मनी काम क्या करता है भाई, मनी मनी हम लोग समझ रहे हैं, मनी काम क्या करता है। अभी जो हमने पढ़ा वही फंक्शन ऑफ मनी है, बट उसने क्या किया कि जो 2 मेन फंक्शन है उसको प्राइमरी में डाल दिया और जो 2 उसके सपोर्टिव जो फंक्शन है उनको उसने सेकेंडरी में डाल दिया। बात वही है, जो डेफिनेशन है वही फंक्शन ऑफ मनी है, बट उसने 2 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। अब आपको क्या लगता है प्राइमरी फंक्शन में कौन सा जाना चाहिए? तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मनी ने सोल्व की वो कौन सी थी आपकी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी में जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए था ना कि भाई ऐसा एक्सचेंज सिस्टम मिले जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज इजीली ले सकें। सेकंड एक अच्छा चीज क्या आई कि हर चीज को की एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट आ गई अपने पास में। हम हर चीज को एक चीज में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुपए के एप्पल के बदले क्या मिल रहा है आपको, पेन मिल रहा है, पेन के बदले पेंसिल मिल रही है, पेंसिल के बदले रिमोट मिल रहा है, रिमोट के बदले में कंप्यूटर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ पैसा है, मनी है, रुपीज है, पैसा दो आपको हर चीज मिलेगी। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, हर चीज के लिए कॉमन मेजरमेंट यूनिट आ गई आपके पास में। सेकेंडरी फंक्शन में क्या हुआ आपका, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। भाई ये तो सेकेंडरी है ना, पहले तो आप चीज क्या खरीदोगे, बाद में आपके पास पैसा बचा तो आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू को इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी में डाल दिया। डेफर्ड पेमेंट क्या है आपका, ये आज पैसा नहीं है कल दे दूंगी मैं, तो वो हो गया आपका डेफर्ड पेमेंट। तो प्राइमरी में 2 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी में 2 स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। ये भी मैंने यहाँ पे दिया है कि आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपका थर्ड चीज क्या आ गया आपके सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और मोस्टली चांसेस रहते हैं कि इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना है आपको कि क्या इसमें लिखा हुआ है। ये क्या है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है कि एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी का सप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी है उसको बोलेंगे हम मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जज करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फिर बोल रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई को हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जज करते हैं, इसीलिए इसको स्टॉक कंसेप्ट बोला जाता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आएगा, मनी सप्लाई इज फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टॉक कंसेप्ट। बच्चे गलती करके आते हैं फ्लो कंसेप्ट, सप्लाई मतलब फ्लो नहीं, यहाँ पे सप्लाई को हम चेक कब कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर रहे हैं। 5 बजे हम लोग चेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये क्या है आपके लिए स्टॉक कंसेप्ट। तो गलती मत करके आना, एग्जाम में यदि एमसीक्यू आ जाए कि मनी सप्लाई क्या है, तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। तो मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई को हम चेक कैसे करेंगे कि कितना मनी सप्लाई है। अब मनी सप्लाई को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए ना हमारे पास में कि मनी सप्लाई, मैंने बोल तो दिया कि मनी सप्लाई के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में इतना मनी सप्लाई होना चाहिए, लेकिन वो मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, तो आरबीआई ने हमारे पास मेजरमेंट के तरीके ला दिए। M1, M2, M3, M4, ये कुछ नहीं है, नाम दिया गया है मेजरमेंट के तरीके। सबसे पहले आया था हमारे पास M1। अब क्या बोला कि चलो आपको मनी सप्लाई को चेक करना है कि कितना है, तो आप M1 से मनी सप्लाई को चेक कर लो। तो M1 क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री की पब्लिक के पास में, आपके पास में, मेरे पास में, जितनी पब्लिक है सबके पास में पॉकेट में जितनी करेंसी रखी हुई है, ठीक है, या उनके पास जितने भी पेपर नोट्स रखे हुए हैं प्लस जितने कॉइन्स रखे हुए हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, ठीक है। वो मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस अच्छा मैंने बोला क्या इतना ही मनी सप्लाई है, नहीं, उसमें आप ऐड करो क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब मेरा पैसा, पब्लिक का पैसा बैंक्स के पास में करंट अकाउंट में जितना भी जमा है। करंट अकाउंट मतलब हम बैंक के पास में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें क्या होता है हम जितनी बार हमारा पैसा निकाल सकते हैं, जितनी बार हमारा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो पैसा एज ए लिक्विड मनी ही माना जाता है, ठीक है। तो वो पैसा भी हम लोग यहाँ काउंट करेंगे। तो M1 ने क्या कहा कि पब्लिक के पास जितना पैसा है, ठीक है, मतलब पेपर नोट और जितने भी कॉइन है वो ले आओ साथ में, ठीक है, वो उसमें ऐड क्या कर लो, बैंक के करंट अकाउंट में आपका जितना पैसा है वो ऐड कर लो, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, DD, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, OD मतलब अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। तो M1 में क्या इंक्लूड करोगे आप, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन, पब्लिक के पास जितना है, आपके पास, मेरे पास जितना भी है सब इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है।
अब आपका और मेरा यदि करंट अकाउंट है किसी भी बैंक के पास, तो उस करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट है वो भी मैं ऐड कर लूंगी। इसको नाम क्या दे दिया, डिमांड डिपॉजिट, डीडी। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ गया, ओडी। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। इसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, करेंसी नोट्स प्लस डीडी डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब इसमें सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो भी डिमांड डिपॉजिट, जो भी करंट अकाउंट है, वो सिर्फ हम मतलब पब्लिक बैंक के पास खोल सकती है, प्लस जो बैंक होते हैं वो भी आपस में अपने करंट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे एसबीआई का किसके अंदर बैंक अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट है पीएनबी के पास में। ठीक है, तो एसबीआई का करंट अकाउंट किसके पास है, पीएनबी के पास में। तो एसबीआई का जितना पैसा करंट अकाउंट पीएनबी के पास में रखा हुआ है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा पैसा, क्या बोला मैंने, सिर्फ पब्लिक का पैसा जो बैंक के पास करंट अकाउंट में है वो इंक्लूड करेंगे। बैंक का दूसरे बैंक के पास है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सा हमारा M1 क्या बन गया, सी प्लस डीडी प्लस ओडी। सी मतलब करेंसी नोट्स, कॉइन्स, भाई नोट है चाहे कॉइन है सारे ले आओ। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, पब्लिक के बैंक के पास जो भी करंट अकाउंट है वो। इंटर बैंक अकाउंट इंक्लूड करेंगे, इंटर बैंक अकाउंट को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड क्या है, ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, अब M1 तो आ गया मेजरमेंट का, फिर नेक्स्ट आया M2। M2 क्या बोला, अच्छा M1 तो आना चाहिए लेकिन सिर्फ मैं M1 से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं एक चीज और इंक्लूड करूंगा। अच्छा क्या इंक्लूड करना चाहते हो आप, तो M2 ने बोला कि मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। पोस्ट ऑफिस के जो भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी मेरे को क्या चाहिए, मनी सप्लाई में चाहिए। तब मैं जाके बोलूंगा कि मनी सप्लाई ये है पूरा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, इससे भी M3 सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आया क्या M3। M3 क्या बोला, मैं M1 को लूंगा पूरा, तो M1 प्लस M1 ने क्या लिया, करंट अकाउंट के डिपॉजिट लिए, M3 क्या लेगा, टोटल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट मतलब तुम्हारी एफडी रखी हुई है बैंक के पास में, हो सकता है ना फिक्स डिपॉजिट हम लोग करवाते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट को भी मैं इंक्लूड करूंगा। फिक्स डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या होता है, टाइम डिपॉजिट, तो उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा किसके अंदर, M3 में। अब M4 क्या बोला कि मैं भी M3 से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं M3 को तो लूंगा ही लूंगा, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी डिपॉजिट है सारे डिपॉजिट मैं इंक्लूड करूंगा। तब जाके मैं बोलूंगा ये मनी सप्लाई हुआ है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। M1 मतलब करेंसी नोट्स, तुम्हारे पास जितने नोट है कोई नहीं वो सब ले आओ, प्लस डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट डिपॉजिट। क्या इसमें इंटरबैंक डिपॉजिट इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। बैंक का बैंक के पास में करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, नहीं इंक्लूड करेंगे। थर्ड क्या है आपका, ओडी। ओडी मतलब क्या है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M2 क्या बोला, M1 तो मैं लूंगा ही लूंगा पूरा, साथ में क्या ऐड करूंगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स ऐड करूंगा। M3 ने किसको लिया, M1 को उठा लिया। M1 के साथ उसने क्या बोला कि मैं जितनी एफडी वगैरह है मतलब टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा। फिर M4 ने क्या बोला कि M3 तो होगा ही होगा, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अब मैं टोटल डिपॉजिट्स लूंगा। समझ में आया, ये आपके 4 मेजरमेंट जिसमें से M1 सबसे इंपॉर्टेंट है। और M1 को क्या बोला जाता है, ये नैरो कंसेप्ट बोला जाता है क्योंकि सबसे कम चीजें M1 में इंक्लूड है। तो M1 को हम नैरो मानते हैं और M1 सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट होता है मनी सप्लाई का। तो कोई पूछेगा नैरो कंसेप्ट क्या है, M1, कोई पूछेगा ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है, M3 और M4 दोनों को हम ब्रॉडर कंसेप्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मनी सप्लाई। अगेन बोल रही हूँ, मनी सप्लाई आपका स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट नहीं है, तो भूल से भी फ्लो कंसेप्ट मत करके आना क्योंकि हम उसको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जज करते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने बनाने का ट्राई किया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में इसको पढ़ के जाएं। 15 से 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको फिर भी इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि कोई कंसेप्ट मैंने मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, मैं उसको फिर ऐड ऑन करके आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।